तो बच्चा पार्टी, अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पिछली बार कहाँ तक कंप्लीट किया था, जरा वो एक बार रिवाइज कर ले। हमने बात करी थी अबाउट दी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते। क्या थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो पहले तो आपके स्क्रीन पे आपको वेव दिख रही है, ठीक है। उसका जो हाईएस्ट पॉइंट था, उसका क्या था? हाईएस्ट पॉइंट था, उसको हमने क्या बोला था बच्चों? क्रेस्ट। जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था उसको क्या बोला था? ट्रफ, है ना। क्रेस्ट एंड ट्रफ, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या बोला था? उसकी वेव लेंथ। क्या बोला था इसको अपन ने? ये क्या है? वेव की लेंथ है, तो उसको क्या बोला था? वेव लेंथ बोला था, है ना। और जो डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है क्रेस्ट का, बेस लाइन से मैक्सिमम का क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है, उसको हमने क्या बोला था? एम्पलीट्यूड बोला था। क्या बोला था बच्चों? एम्पलीट्यूड। तो ये चार हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, राइट। हमने देखा था वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, राइट। ऑल फोर डेफिनेशंस वी हैड मार्क्ड एंड डिस्कस्ड। खास करके उनके यूनिट्स ये आपको डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस में आते हैं। और एक छोटा सा फॉर्मूला हमने किया था, जो मैंने आपको कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको स्टार मार्क बॉक्स कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। व्हाट वाज C? C was the speed of light. Everybody knows what the value of the speed of light is. We have also marked this. हमने किया हुआ है, देख लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से रोशनी दौड़ती है, यानी कि लाइट दौड़ती है, ठीक है। रोशनी, व्हेन आई से रोशनी दौड़ती, इट साउंड्स वेरी अजीब, आई नो, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे सर बैड जोक है ना, ठीक। हाँ, मतलब रोशनी ओलंपिक्स में पार्ट क्यों नहीं लेती फिर? ओके, चलो। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम लोग आते हैं हमारे अगले फंडे पे। याद रखना एक चीज कि ये पूरा फंडा हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये मत भूल जाना। इसका कॉन्टेक्स्ट याद जरूर रखना। कॉन्टेक्स्ट क्या था? नील्स बोर ने हमको जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया है ऑलरेडी, उसने एंगुलर मोमेंटम और शेल्स और ये सब बताया था ना, तो वो सारी चीजें उसने इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस की थी, है ना। ये चीज मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तब वो ध्यान में रख के इसको पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एक तो हमने वेव की प्रॉपर्टीज कर ली। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे? अब हम लोग बढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थियरी पे। किस पे? प्लैंक्स क्वांटम थियरी। मैक्स प्लैंक ने 1900 में क्वांटम थियरी एक्सप्लेन की थी। नाउ ओरिजिनली प्लीज रिमेंबर दिस, ओरिजिनली द क्वांटम थियरी वाज मेड टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी पिछले लेक्चर में कुछ बच्चों ने पूछा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। मैंने कहा था ये फिजिक्स में आता है टेक्निकली। द आइडिया इज सिंपल। The idea is that an object absorbs radiation in the form of light and appears black, ठीक है ना। एक perfectly black body का concept होता है फिजिक्स में, जो रेडिएशन को absorb कर सकता है, विजिबल रेडिएशन को absorb, जनरली विजिबल रेडिएशन को absorb करने की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। कोई चीज ब्लैक कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि वो सारी लाइट absorb कर लेती है ना। ये फंडा था, पर ये फिजिक्स में काम आएगा। अब इसका केमिस्ट्री में एप्लीकेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, the energy of a wave depends upon its frequency. मैक्स प्लैंक की थियरी का स्टेटमेंट कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे बच्चों? रिपीट, क्या बोलेंगे आप लोग? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन इज व्हाट? वेव, राइट। रिपीट विद मी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। बस इतना याद रखना है आपको। यानी कि मैं ऐसे सिंपल भाषा में ऐसे लिख दूं कि भाई एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एकदम इजी है ना। एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप बोलेंगे हाँ सही बात है। बस प्लैंक इक्वेशन का यही सिंपल सा मीनिंग, प्लैंक थियरी का यही सिंपल सा मीनिंग था। ये इक्वेशन फॉर्म में हमने E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। सबको याद है? ये मैंने कहा था, इसका मीनिंग, इसका क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है? न्यू सिंबल का। फ्रीक्वेंसी को ये सिंबल बताता है। अच्छा, ही सेड ये एनर्जी, अच्छा एनर्जी किस फॉर्म में आई थी? पिछली बार एक्सप्लेन किया था डिटेल में। एनर्जी कैसे आई थी? कंटिन्यूअस थी कि नॉन कंटिन्यूअस थी? डिसकंटिन्यूअस थी। एनर्जी कैसी थी? डिसकंटिन्यूअस थी। कैसे थे डिसकंटिन्यूअस? क्यों थी भाई? बिकॉज द एनर्जी वॉज बीइंग रिलीज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स। व्हाट आर द बंडल्स कॉल्ड? क्वांटम, many quanta, है ना। and that is why you know this statement now. See, Planck gave the name quantum to the smallest quantity of energy
that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. तो अगेन ये आपका बन जाता है क्वांटम शब्द का डेफिनेशन. क्वांटम वर्ड का कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? रिपीट, क्या बोलेंगे? क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यानी कि कोई भी रेडिएशन आ रहा है, कोई भी वेव आ रही है, तो उसकी एनर्जी का सबसे छोटा क्वांटिटी क्या होगा? एक क्वांटम होगा. जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, बिकॉज क्वांटम थोड़ा सा कुछ बच्चों को हैवी लगता है, मैं आपको और सिंपल बता दूं. आपको मैं बोलूं आपको कोई चीज का मास वे करना है, वजन, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट यू यूज? 1 किलोग्राम. किसी का लेंथ मेजर करना है, व्हाट इज द यूनिट? 1 मीटर, है ना? अभी कोई चीज, जैसे मुझे ये चीज का वजन, मुझे 10 किलो की चीज है, इसका वजन करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज 10 टाइम्स ऑफ 1 kg. आपने एक स्टैंडर्ड को फिक्स कर दिया ना, और उसका 10 गुना है ना? वैसा है. तो यहां पर भी उसने एक स्टैंडर्ड को फिक्स कर दिया. किसको? क्वांटम को. जैसे आपने एक यूनिट को फिक्स करा था, 1 kg 1 मीटर जो भी था, इसने एनर्जी के एक स्टैंडर्ड को क्या फिक्स किया? क्या बोला उसको? वही बोला ये क्वांटम है, और इसी के मल्टीपल्स में आपकी एनर्जी आएगी. ये एक पैकेट है, ऐसा ही पैकेट्स आएंगे, तो इसीलिए डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है ना? ये पिछली बार भी समझाया था. आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा. ओके, नाउ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो हमको क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट लगाना पड़ता है. तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू लगाने के लिए हमने क्या लगाया? कांस्टेंट लगाया. और ऑब्वियसली भाई थियरी प्लैंक ने दी थी, तो कांस्टेंट का नाम क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट. एंड वैल्यू वाज फाउंड आउट टू बी, ये वैल्यू मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए. आप अगर एक ये वैल्यू भी याद नहीं कर पा रहे हो तो ऑनेस्टली फिर पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है? एवोगैड्रो नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब चीजें आपको ऐसे रात को नींद में से भी उठा के कोई पूछे तो आना चाहिए, है कि नहीं? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बच्चों? 6.6 इंटू 10⁻34 JS. What does JS stand for? It is joule into second, not joules. It is joule into second. Joule second. Is that clear? It is joule second. Now, फिजिक्स में आप और एक चीज पढ़ने वाले हो, एक थोड़ी सी फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ हर लेक्चर में, पता है आपको, तो थोड़ा सा एक फन फैक्ट बताता हूँ. एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सबने सुना है, अगले लाइन में आपको यहाँ पे मिल रहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे महान थियरी कौन सी थी दुनिया में, जिसके लिए उनका नाम है? पता है ना सबको? E = mc², सबने सुना है. थियरी ऑफ रिलेटिविटी. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने लाइफ में सबसे बड़ी, सबसे महान थियरी जो दी थी वो कौन सी थी? थियरी ऑफ रिलेटिविटी. पर क्या इस महान थियरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था? नहीं. द फन फैक्ट इज एक्चुअली उन्होंने 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, मतलब एक्चुअली बहुत पहले दिया था, बट 1921 में उसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, वो भी जॉइंट, कंबाइंड, राइट? सो पीपल नो, मतलब कि ज़्यादा बड़ी थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी, बट एक्चुअली उनको रिकॉग्निशन मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. ये एक छोटा सा फन फैक्ट है, याद रख सकते हो, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा. ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, उन्होंने प्लैंक्स थियरी यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा है. अब कुछ बच्चे सबसे पहला सवाल ये करेंगे, सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अगेन ये फिजिक्स का पूरा एक चैप्टर है. फिजिक्स में एक टॉपिक है आप लोगों का वेव्स के ऊपर, उसमें ये बड़ा सा एक सेक्शन है जो डिटेल में कवर किया जाएगा, पर मैं आपको ब्रीफ में अभी बता देता हूँ. तो देखो जरा ब्रीफ आइडिया देता हूँ. अब इसको एकदम ये मत समझना मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ, ठीक है ना? बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, तो तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम जाके फिर उस सर को बोलोगे कि सर देखो दुबे सर ने गलत सिखा दिया. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिंपल तरीका ये देखो यार, यहाँ से ना लाइट वेव आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है? लाइट की वेव्स आ रही है, ठीक है ना? लाइट की वेव्स आ रही है ऐसी. ये बीच में क्या है आपका? ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है आपका. बीच में क्या है यहाँ पे? आपका सरफेस या फिर एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, समझो, है ना? अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ है, समझेगा? हर ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात आप मानते हो? तो यहाँ पे इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस हर चीज में होते हैं, तो इसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे.
जब ये लाइट आके इसके ऊपर गिरेगी ना, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर देगी। ये लाइट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन शॉर्ट समझो, ये सरफेस है, लाइट ऐसे आई, सरफेस पे गिरी और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, इतना सिंपल होता है। लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, द सरफेस रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम समझ में आया, फोटो, फोटो मतलब लाइट, फोटोन। बायो स्टूडेंट्स यू कैन रिमेंबर इट एज फोटोसिंथेसिस वाला, है ना। तो लाइट जो है वो फोटोन से बनी हुई है, इसलिए फोटो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इजी ना। अच्छा, आप बोलोगे कि इसका मैक्स प्लैंक की थियरी से क्या लेना देना। तो भाई लाइट ने इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कैसे किया, जरा दिमाग लगाओ। लाइट ने इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस क्यों किया, क्योंकि लाइट की वेव के पास क्या थी, एनर्जी थी। लाइट की वेव के पास एनर्जी है, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर पा रही है। बोलो यस और नो। और यही तो मैक्स प्लैंक की थियरी प्रूव हो गई ना, है ना बच्चों। तो यहीं पे उसने ऐसे बोला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थियरी यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आई? एक लाइन में था बट अपन डिटेल में समझ लिया, अच्छा ऐसा हुआ है करके। तो इससे यह साबित हो गया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो एनर्जी h न्यू कैरी करती है और उसमें बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं और फोटोन का मास 0 होता है। ये मैंने पहले भी 2-3 लेक्चर्स में आप लोगों को बताया हुआ है कि लाइट जब मेरे हाथ पे गिरेगी तो मुझे यहाँ पे गर्म फील होगा, मुझे एनर्जी फील होगी क्या, बट मुझे वजन फील होता है क्या लाइट का? कैन आई फील द मास? नो। सो इट डज नॉट हैव मास, इट ओनली हैज एनर्जी। क्या ये बात दिमाग में गई? सिंपल है ना। तो यहां पर हमारा रेडिएशन का एनर्जी कितना आने वाला है ये भी हमको क्लियर हो गया इस इक्वेशन से, जो हमारा था प्लैंक्स थियरी का इक्वेशन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करते हैं अभी। चलो, क्या हमने पहले ये इक्वेशन देख लिया है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा? बोलेंगे हाँ, ये आज रिवाइज भी कराया। देखो ये वाला न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो मैं एच न्यू को ऐसा लिख सकता था क्या बच्चों? E is equal to hc by lambda. Can I write the same equation in another form like this? Yes. I have just replaced nu with c by lambda. What was c? Speed of light. What was lambda? Wavelength. h क्या था? Planck's constant. तो दोनों तरीके से आप सेम इक्वेशन को लिख सकते थे बच्चों। तो ये फंडा हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी का। ठीक है, अब आते हैं किस पे? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो अगेन यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो समझने बहुत जरूरी है। पहली बात, जब एक सब्सटेंस को लाइट से आप बॉम्बार्ड करोगे, मैंने क्या बोला, एक सब्सटेंस लिया आपने, उसके ऊपर लाइट गिराई तो उस पर एनर्जी आई। ये तो आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, अब तो दिमाग में चला गया ये कि भाई सरफेस पे लाइट गिरी तो उस सरफेस पे क्या आया, लाइट क्या लेके आई? साथ में अपने एनर्जी लेके आई। और एनर्जी अब्सॉर्ब करने से उस सरफेस के या उस मटेरियल के, सब्सटेंस के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स जो भी थे वो क्या हो गए? एनर्जी अब्सॉर्ब करने पर वो क्या हो गए? वो एक्साइट हो गए। अग्रीड? नाउ दे हैव बिकम एक्साइटेड। मतलब पहले वो कैसे थे? वो विदाउट एनर्जी थे, वो न्यूट्रल एकदम ग्राउंड स्टेट में थे। अब जैसे ही उनको एनर्जी मिली अब वो क्या हो गए? एक्साइट हो गए। हाँ बोलोगे ठीक है। ये सेम इफेक्ट आप हीटिंग से भी ला सकते थे। आप अगर किसी चीज को गर्म करते हो, हीट करते हो, तो क्या आप उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हो? आप बोलोगे हाँ। तो लाइट से एनर्जी लाओ या गर्म करके हीट से एनर्जी लाओ, एक ही बात है, आप एनर्जी लाओ। यहां पर हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, बरोबर है। अच्छा, क्या चीजें, क्या एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करेगी? इस सिंपल से सवाल का जवाब देना मुझे। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स ये जो भी हैं
Do they want to stay in high energy state or they want to come back to lower energy state? They always want to come back to lower energy state. काय को? To remain stable. ये तो मैंने बहुत 10,000 बार बताया है. Less energy means more stability. बरोबर बात है, बोला है आप लोगों को. एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया था कि जब आपको बहुत एनर्जी होती है तो आप यहाँ वहाँ भागते दौड़ते रहते हो, जब कम एनर्जी होती है शांति से एक जगह बैठ जाते हो, स्टेबल फील करते हो. सही बात है कि नहीं? तो जहां पर ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयॉन्स हैं, जिन्होंने लाइट से एनर्जी अब्सॉर्ब की थी और एक्साइटेड हो गए थे, ये अब तुरंत उस एनर्जी को रिलीज करेंगे एंड दे विल गो बैक टू बीइंग ग्राउंड स्टेट. समझा आपको मैंने क्या बोला? अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, लाइट आई, इसको एनर्जी मिली, ये एक्साइट हो गया, राइट? जैसे ये एक्साइट होगा ये हायर शेल में जंप मार सकता था, ये मैंने पहले बताया हुआ है. इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है वो लोअर शेल से कहां जाता है? हायर शेल में. लेकिन क्या वो हायर शेल में खुश है? नहीं. क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल फील कर रहा है हायर एनर्जी स्टेट में. तो क्या करेगा? तुरंत वापस नीचे आएगा. और जैसे ही वो नीचे आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी जो उसने अब्सॉर्ब करी थी वो क्या करेगा? वो लूज कर देगा. करेक्ट बात है. तो जब उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की थी आप उसको बोलेंगे अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. जब वो बाहर फेंक रहा है, एमिट कर रहा है, आप उसको बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम. काफी सिंपल, काफी सिंपल स्टेट. देखो यहां पे मैं लिखता हूं दोबारा, आप एक बार देखना समझना क्या बोल रहा हूं बच्चों. द एटम और द आयन और इवन द इलेक्ट्रॉन, एनीथिंग कैन absorb or emit energy in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वो अब्सॉर्ब या एमिट कर सकता है. सबसे अच्छा हमारे लिए एग्जांपल क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का? लाइट था. ये तो क्लियर है सब. जब वो अब्सॉर्ब कर रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. जब वो एमिट कर रहा है तो आप उसको बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम. अब सवाल ये आएगा, सर ये स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? क्या होता है स्पेक्ट्रम का मतलब बच्चों? बहुत सारे बच्चे ना अब्सॉर्प्शन, एमिशन, स्पेक्ट्रम रट के जाते हैं. स्पेक्ट्रम का एंड तक मतलब ही नहीं समझ में आता हो. देखो यार सिंप्लीफाई करता हूं. लाइट सोर्स है यहाँ पे ऊपर, आप लोगों को थोड़ा सा ग्लो दिख रहा होगा, लाइट है ना मेरे सर के ऊपर. यहाँ सामने एक स्क्रीन है, ये समझो स्क्रीन है. क्या आपको शैडो दिख रहा है मेरे हाथ का स्क्रीन पे? है ना? तो जब लाइट ऐसे आती है, ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और सामने क्या है स्क्रीन पे, आपको उसका एक आउटलाइन दिखता है जो बेसिकली शैडो है ना? सिंपल भाषा. तो वैसे ही फंडा ऐसा समझो कि भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. हमारे लिए ईएम क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल लाइट ही है. एक वेव है, उसका जो पैटर्न है आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहे हो. अब जैसे ये शैडो है, ये क्या है? ये बेसिकली एक पैटर्न बना ना स्क्रीन के ऊपर, जिससे आपको शेप पता चला. सिंपल भाषा में ऐसे बोलूँ तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है कि भाई एक वेव क्या करती है? एक पैटर्न क्रिएट करती है स्क्रीन के ऊपर, उसको आप बोलते हो स्पेक्ट्रम. समझ में आ रहा है? सिंपल बात. अब जैसे रेनबो जो है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा या स्कूल में साइंस में पढ़ा होगा कि रेनबो बनता है, वो एक विजिबल स्पेक्ट्रम है. वो हमको दिखता है, वो हमको आंखों से दिखता है, 7 कलर हमको दिखते हैं. बट क्या वो पैटर्न है? आप लोगों ने पकड़ा, हाँ अच्छा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, एक पूरा एक ऐसे रेंज है कलर्स की और फिक्स ऐसे पैटर्न में वो लगे हुए होते हैं. एक पूरी पट्टी होती है ऐसे, एक क्या बोल सकते हैं, एक इमेज जैसी बन जाती है. वो किस पे बाहर बनती है? बारिश के वक्त. दैट इज फाइन. बट कैन वी ऑब्टेन इट ऑन अ स्क्रीन? यस, विद अ प्रिज्म. यू हैव ऑल डन दिस. आप सबने ये एक्सपेरिमेंट किया ना. एक प्रिज्म लिया और सामने स्क्रीन पे आपको ऐसे कलर आते हुए दिख रहे हैं, है ना? तो ऑब्वियसली एक पैटर्न बनता है जो लाइट की वजह से, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे. तो अभी मैं ये वर्ड स्पेक्ट्रम यूज करूंगा तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं. मैं एक पैटर्न की बात कर रहा हूं. ठीक है बच्चों? तो
एमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है, ठीक है, ये भी देख लिया। सबसे सिंपल एमिशन स्पेक्ट्रम किसका होगा? तो ये तो बोलने की बात ही नहीं है यार। ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सबसे सिंपल एमिशन स्पेक्ट्रम किसका होगा? हाइड्रोजन का। क्यों? एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो शेल है कि नहीं? सबसे सिंपल स्ट्रक्चर तो हाइड्रोजन एटम का ही है ना बच्चों, तो ऑब्वियसली सबसे सिंपल एमिशन स्पेक्ट्रम भी किसका होगा? हाइड्रोजन एटम का होगा। अब कई बार क्लास 11 के लेवल पे अगर आप एकदम मतलब अभी नए नए पढ़ रहे हो केमिस्ट्री को, तो एक सवाल आपके दिमाग में आता है कि हाँ ठीक है एमिशन स्पेक्ट्रम होगा हाइड्रोजन का, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये आता है ना आपके दिमाग में। तो जरा आपको पहले वो क्लियर कर दूं कि मैं आपको ये पढ़ना जरूरी क्यों है, पहले जरा ये समझ लो आप। थोड़ा सा ये समझ लो तो आपको मन भी लगेगा आपका पढ़ने में, है ना। देखो ऐसा समझो, आपके पास एक एटम है जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और समझो 3 ऐसे शेल है। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एक एटम मैंने बनाया जिसमें मैंने 3 शेल बना दिए, ठीक है। और यहां पर मैंने सेकेंड शेल में एक बनाया इलेक्ट्रॉन। क्या बनाया? एक इलेक्ट्रॉन बनाया, ठीक है। अब यहां से आई लाइट, बाहर से आई क्या? लाइट आई। लाइट उस इलेक्ट्रॉन से टकराई और उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। थोड़ा सा ये कहानी को समझो। लाइट बाहर से आई, लाइट उस इलेक्ट्रॉन से टकरा गई और इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एनर्जी दे दी। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? एक्साइटेड हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? एक्साइटेड हो गया। अब ये एक्साइटेड होने के बाद क्या किया इसने जंप मारा। कहां पर? हायर शेल में इसने जंप किया। आप सब लोग ये इमेजिन कर पा रहे हैं, है ना। जब इसने हायर शेल में जंप किया तो मुझे बताओ इसने एनर्जी गेन करी थी कि लॉस करी थी? इसने एनर्जी गेन की थी, है ना। यहां तक ठीक है, सब लोगों को समझा। अब्जॉर्ब वर्ड यूज करूंगा मैं, गेन नहीं, मैं अब्जॉर्ब वर्ड यूज करूंगा। आप बोलेंगे ठीक है, पर ये वहां खुश नहीं था, तो आप बोले ठीक है, तो ये वापस दोबारा अपने ओरिजिनल इस पे आ जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है, ये भी सही है। तो इसने एनर्जी क्या करी? अभी एनर्जी एमिट की, लूज नहीं, एनर्जी क्या की? उसने एमिट करी। बोलेंगे ठीक है, ये भी फाइन। अब सवाल ये है, जितनी एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की थी, क्या एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट की? द आंसर इज नो। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? जितनी एनर्जी उसने अब्सॉर्ब करी थी और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एमिट करी, क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों में फर्क है। ये दोनों में क्या है? फर्क है ना। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी? फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी? फ्रीक्वेंसी पे। कैसे पता? प्लैंक्स इक्वेशन अभी पढ़ा था 5 मिनट पहले। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी? फ्रीक्वेंसी पे। सेकेंड केस में भी एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी? फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो अगर मैं कहूं कि ये दोनों केस में एनर्जीज अलग हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसीज भी अलग है? अब आपको समझ में आ रही होगी बात। अगर एनर्जी डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है बच्चों, और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो वेवलेंथ भी डिफरेंट है। मैं λ1 λ2 E1 E2 और ν1 ν2 बोल देता हूं, तो वेवलेंथ भी अलग है। और वेवलेंथ अलग है तो मतलब कलर भी अलग होगा, क्योंकि हर कलर की अलग वेवलेंथ होती है। तो ऐसा हो सकता है कि अब्सॉर्ब करते वक्त आपने उसको ब्लू वाली लाइट दी थी, बट बाहर निकलते वक्त वो ग्रीन कलर की लाइट मिल रही है। तो आप बैठ के ये सोचोगे, अरे यार अंदर तो ब्लू लाइट डाली थी, बाहर तो ग्रीन लाइट आ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है कि नहीं? समझ रहे हो? एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्यों ये पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑब्जेक्ट को आप जो लाइट डालते हो उसके ऊपर, क्या ये जरूरी है कि वो वही लाइट रिफ्लेक्ट करे? नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। वो अलग कलर या अलग एनर्जी का वेव भी रिफ्लेक्ट कर सकता है या एमिट कर सकता है। तो हमें जब ये स्टडी करना पड़ेगा कि उसमें से कौन सी वेव आई, उसकी कितनी एनर्जी थी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो वेव उससे बाहर आई उसका एक पैटर्न हमको चेक करना पड़ेगा, और इसीलिए हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। क्या ये दिमाग में गया?
जैसे अगर आपको मेरा हाथ नहीं दिख रहा फॉर एग्जाम्पल, या मैं ही नहीं दिख रहा हूं पर मेरी शैडो दिख रही है यहां पे देखो, तो आपको जज करते आएगा ना कि भाई बंदा बैठा है, बंदी बैठी, कौन है, मोटा पतला, जज तो कर लोगे ना शैडो देख के, है ना। तो यहां पर अपन वही कर रहे हैं, अपन पैटर्न को स्टडी करके ये जज कर रहे हैं कि जो एनर्जी उसमें से एमिट हुई थी वो किस टाइप की एनर्जी है, ये उसका एप्लीकेशन है। क्या आप समझ पा रहे हैं ये बात बच्चों? चलो, सो यहां पर ये फंडा था कि भाई हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट एमिशन स्पेक्ट्रम है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसको हम स्टडी करेंगे। एक अच्छा उन्होंने यहां पर ये दिया हुआ है फन फैक्ट टाइप, डू यू नो फ्लोरेसेंट बल्ब्स, सोडियम वेपर लैम्प्स, नियॉन साइन। नियॉन साइन मतलब जो अपने रोड पे रात को चमकते हैं ना, नियॉन साइंस, खास करके स्पीड ब्रेकर के ऊपर छोटे छोटे से रेड रेड लगाए होते हैं, आपने देखा होगा। हाँ, हैलोजन लैम्प्स, ये सब जो है ना ये एटॉमिक एमिशन, ये मतलब बेसिकली इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि भाई कुछ एमिशन हो रहा है मटेरियल में से व्हेन इट गेट्स एक्साइटेड, जब ये एक्साइटेड होगा तो एमिशन करेगा, लाइट बाहर फेंकेगा। ओके, अब जरा समझते हैं कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है, क्या हो रहा है वो तो समझ में आ गया, क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एमिशन हो रहा है, ठीक है। हम लोग फोकस करें एमिशन पे। अब एमिशन कैसे होगी इस पे आते हैं। When electric discharge is passed, electric current is passed through gaseous hydrogen, it starts emitting radiation. बहुत सिंपल, आपने हाइड्रोजन गैस लिया, उसके अंदर क्या पास किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास किया, हाइड्रोजन के एटम्स ने क्या किया, सीधा रेडिएशन एमिट करना शुरू कर दिया। एंड 5 डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैड स्टडीड, ध्यान से सुनना, 5 डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैड स्टडीड द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन together, मतलब at the same, not together means at the same time. And what were the names of the 5 scientists? Very very important question from your entrance exam point of view. CET हो, JEE मेंस हो, JEE एडवांस हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, IMU CET हो, AMU CET हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन कई बार आता है। कौन सा वाला, कौन सा क्वेश्चन है ये? The series for एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देख लो, ये पूरा टेबल आपके सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे बच्चों। व्हाट वर द सीरीज, ये 5 साइंटिस्ट के नाम पे सीरीज दी हुई है। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट यू हैव टू रिपीट एंड लर्न राइट नाउ। क्या है? लाइमन सीरीज, बामर सी, द एल इज साइलेंट, बामर, बाल्मर, बाल्मर मत बोलना, बामर सीरीज, पाश्चेन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज and P fund series. Now ideally his name should be pronounced as fund, the P should be silent, but अपन इंडियन है, P fund, और P fund नहीं बोलूंगा तो तुमको याद भी नहीं रहेगा कि आगे P लगा हुआ है। तो फिर से देखो कौन से है, लाइमन, बामर, पाश्चेन, ब्रैकेट, P fund। फिर से कौन से बच्चों, लाइमन, बामर, पाश्चेन, ब्रैकेट एंड P फंड, ठीक है। नाउ ये बिकॉज ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है तो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्रैकेट शुड आइडियली बी विद अ डबल टी, P फंड का P साइलेंट होना चाहिए, बहुत सारी कुछ चीजें, बट ठीक है। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, P फंड, ये 5 हो गए। अब इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है बामर, सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो बामर। क्यों बामर इंपॉर्टेंट है, यू विल बी एबल टू सी हियर, चेक, द ओनली वन दैट यू विल बी एबल टू सी। क्यों? क्योंकि ये अकेला विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। बामर सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम में आती है बच्चों? बामर सीरीज आती है विजिबल स्पेक्ट्रम में। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, आप कोई भी पुराने पेपर्स उठा के देख लो, आपको ये हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स क्वेश्चन मिलेगा। ये पहली बात तो 5 सीरीज कौन सी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सीरीज, वगैरह वगैरह, इस पे भी आता है। बट सबसे अच्छा ये क्वेश्चन आता है सबसे फ्रीक्वेंट, कि कौन सा एकमात्र एमिशन सीरीज ऐसा था जो विजिबल रेंज ऑफ लाइट में था, तो आंसर इज बामर सीरीज। क्या ये बात क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई सवाल क्वेश्चन नहीं होगा, डायरेक्ट लर्न करना है लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, P फंड। जिनको दिक्कत आ रही है लर्न करने में, उनके लिए भी एक शॉर्ट तरीका बता दूं, बहुत इजी, आप देख सकते हो, LBP BP ऐसा है, बहुत इजी है। लाइमन है, फिर बामर है, फिर पाश्चन है, फिर ब्रैकेट है, फिर P फंड है। बहुत आसान, इसको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको लर्न करने में, है ना बच्चों? ओके,
तो ये जो 5 सीरीज थी, ये 5 साइंटिस्ट हैड स्टडीड हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, 5 साइंटिस्ट के नाम मैंने आपको बता दिए। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अलग अलग रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दे स्टडीड द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। मीनिंग व्हाट दैट they wanted to study hydrogen only but with respect to different frequencies। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम समझना पड़ेगा जरा। स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। देखो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा था बच्चों, सबको याद है? विबग्योर, पिछली बार भी कराया था। रेड के आगे, रेड के बाद क्या आएगा? रेड के बाद आ जाएगा इंफ्रारेड, है ना। और वायलेट के पहले क्या आ जाएगा? अल्ट्रा वायलेट। अच्छा, इनके आगे ना और भी हैं। अगेन ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप, इसमें अपने केमिस्ट्री में इतना नहीं है। फिजिक्स में आप पढ़ते हो रेडियो वेव्स, कॉस्मिक वेव्स, इस तरफ आएगा आपका एक्स रेज, गामा रेज वगैरह, है ना, वो सब कुछ आएगा। बट फिलहाल मेरा फोकस इन पे है। यहां पर फंडा ये है कि वायलेट से रेड आपकी वेवलेंथ बढ़ती है। वायलेट से रेड तक आपकी क्या होती है? वेवलेंथ बढ़ रही है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम वायलेट टू रेड, करेक्ट। तो राइट को जाते जाते क्या हो रहा है? वेवलेंथ बढ़ रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। कॉमन सेंस ना, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसलिए आपको ये वर्ड समझा, इंफ्रा। इंफ्रा मतलब लेस, सुप्रा मतलब ऊपर, इंफ्रा मतलब इंफीरियर ना, कम, कम होना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेड से कम है, इसीलिए इंफ्रारेड। अब आपको समझेगा, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी आप इस तरह से लिखो, फ्रीक्वेंसी ऐसे है और वेवलेंथ ऐसे है। आप बोलेंगे ठीक है भाई, ओके। नाउ हुआ ये कि ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, उसमें से जो विबग्योर था, इसको तो हमने कन्वीनियंटली बोल दिया ये क्या था? विजिबल रीजन था। हमें ये दिखता है अपनी आंखों से, ह्यूमन बींग्स को। ये भी नहीं दिखता हमको, इंफ्रारेड भी नहीं दिखता है और अल्ट्रावायलेट भी नहीं दिखता है। ना हमको इंफ्रारेड दिखता है, ना ही अल्ट्रावायलेट दिखता है। करेक्ट बात है। वी कांट सी इंफ्रारेड ऑल्सो, वी कांट सी अल्ट्रावायलेट ऑल्सो। यहां तक भी क्लियर हो आप? तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया अब समझो। ये 5 साइंटिस्ट जिनके नाम हमने बोले, लाइमन ने हाइड्रोजन को स्टडी किया, पर कौन से रीजन में स्टडी किया? अब आपको समझा कौन से रीजन में स्टडी किया। तो यहां से इनकी स्टडी चालू हुई। अब आपको समझ में आ जाएगा सबको इजीली। देखो, अल्ट्रावायलेट से किसने स्टडी चालू करी? लाइमन ने। विजिबल रीजन में किसने करी? बामर ने। फिर पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड सबने कहां पर करी? इंफ्रारेड रीजन में स्टडी की। करेक्ट बात है। ऑब्वियसली एक पूरा रीजन, उसमें बहुत बड़ी रेंज होती है। जरूरी नहीं कि एक रीजन में एक ही स्टडी हो सकती है, ठीक है। तो पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड तीनों ने कहां पे स्टडी की? अपनी इंफ्रारेड रीजन में की। ये बात क्लियर हो गई। सबने अपना अपना रेंज चुन लिया कि मेरे को कौन से रेंज की एनर्जी, कौन से रेंज की फ्रीक्वेंसी और कौन से रेंज की वेवलेंथ चेक करनी है। इसमें सबसे स्मार्ट कौन था? बामर था, क्योंकि उसके रिजल्ट्स वो दिखा सकता था ना आपको। वो लाइट एमिशन दिखा सकता था। ये कलर देखो, लाइट आया। तो जब आप एज अ साइंटिस्ट आप देखते हो तो आपको इन्फ्रेंस जल्दी समझ में आएगा। क्लियर बात है। नाउ तो ये आपको क्लियर होगा कि भाई दे बेसिकली रिकॉर्डेड हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
अलग अलग रीजन में उन्होंने हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड मतलब वही मैंने कहा ना, स्क्रीन पे आप एक पैटर्न रिकॉर्ड कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो, बस वही तो बात है। अच्छा, वर द स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस? नो, ये 1000 बार बोल चुका, आज भी लेक्चर में 2 बार बोल दिया कि एनर्जी कैसी आती है, हमेशा डिसकंटिन्यूअस आती है। अगर वो कंटिन्यूअस होती, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, अगर वो कंटिन्यूअस होती तो वो एक बैंड जैसी होती, एक पूरी बैंड जैसी होती, कंटिन्यूअस होती एनर्जी अगर। तो अगर वो जो पैटर्न आ रहा है स्क्रीन पे तो वो कैसा होता, वो एक पूरा बैंड होता, ब्लैक कलर का या किसी भी कलर का बैंड होता। पर यहां पर कैसा दिख रहा है आपको, लाइन फिर गैप, फिर लाइन फिर गैप, फिर लाइन फिर गैप, ऐसा दिख रहा है ना। बारकोड देखा आप लोगों ने, बारकोड सबने देखा ना, बारकोड कैसा होता है, ये बारकोड जैसा दिख रहा है आपको, है ना, ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस यानी कि नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो सही है, कन्विंसिंग है ये आर्ग्यूमेंट। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो ये कैसा होता, तो ये इस तरह से समझो पूरी एक बैंड की तरह काम करता, कंटिन्यूअसली एनर्जी आ रही है। लेकिन एनर्जी ब्रेक हो के आ रही है ना, तो एक लाइन आई, फिर एक लाइन आई, फिर एक गैप, फिर लाइन, फिर गैप, फिर लाइन, फिर गैप, ऐसा। अच्छा, क्या गैप कांस्टेंट है क्या? नहीं, दिख रहा है अपने को स्क्रीन पे, देख सकते हो आप लोग। कैन यू सी दैट द गैप इज कांस्टेंट? नो। इज देयर अ वेरिएबल गैप बिटवीन द वेरियस एनर्जीज? ऑफ कोर्स, है ना। तो यहां पर आइडिया ये है कि ये जो लाइंस आपको दिख रही है, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा था, पैटर्न पैटर्न पैटर्न, यही अभी आप समझ जाओगे कि अच्छा ये जो लाइंस है यही पैटर्न है ना। और ये लाइंस में डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं रहेगा, दे विल बी ब्रोकन लाइंस, दे विल बी नॉन कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, एंड द डिस्टेंस विल नॉट बी फिक्स्ड। अच्छा, अब वहां से अब कॉन्सेप्ट से सीधा आ गए हम लोग इक्वेशन पे, एंड नाउ दिस इक्वेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। चलो देखते हैं। बामर ने ये जो स्टडी की, पूरी एमिशन स्पेक्ट्रम की जो स्टडी की ना, उससे उसने वेव नंबर इक्वेशन निकाला। क्या निकाला? वेव नंबर इक्वेशन। नाउ इफ यू ऑल रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर व्हेन वी स्टडीड वेव नंबर, वी सेड दैट इट्स सिंबल इज न्यू बार, फ्रीक्वेंसी वाज न्यू, वेव नंबर वाज न्यू बार। आज हम लोगों ने रिवीजन यहीं से शुरू किया था लेक्चर को। तो बामर भाई साहब क्या बोले कि न्यू बार will be equal to 109677 into 1 upon 2 square minus 1 upon n square per centimeter for a given hydrogen atom, where n is equal to 3, 4, 5 and so on. Now ये पहली बार सुनने पे डेफिनेटली हर बच्चे को बाउंसर जाता है कि ये क्या हुआ, कुछ समझा ही नहीं कि क्या इक्वेशन है, क्या बता रहा है। तो जरा समझते हैं डिटेल में, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस अगेन। सो वेव नंबर का ये जो फंडा है ये एक्चुअली रिडबर्ग इक्वेशन से लिया गया। तो रिडबर्ग इक्वेशन क्या बोलता है, विल मार्क दैट वेव नंबर इज 109677 अपॉन और रादर इनटू 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square पर सेंटीमीटर। ऑब्वियसली वेव नंबर है तो पर सेंटीमीटर ही होगा, सीधी बात है। वेयर रिडबर्ग ने जनरल फॉर्मूला दिया था ना, रिडबर्ग ने क्या दिया था, जनरल फॉर्मूला दिया था, और उसने बोला था कि आप ये जनरल फॉर्मूला कहीं भी यूज कर सकते हो, आप ये जनरल फॉर्मूला कहीं भी यूज कर सकते हो। मतलब n1 की वैल्यू 1, 2, 3, 4 वगैरह हो सकती है, और n2 की वैल्यू जो भी है वो n1 से 1 एक ज्यादा होगी। n2 की वैल्यू क्या होगी, n1 से एक ज्यादा होगी, ऐसा उसने जनरली बोल दिया था। और ये जो वैल्यू उसने दी ना बच्चों 109677, इसको उन्होंने क्या बोला, इसको बोला रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। क्या बोला उसको, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, RH, ठीक है। जरा रिडबर्ग वाले फंडे को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है, थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। चलो उसने क्या बोला, वेव नंबर दैट इज न्यू बार इज 109677
इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया। अब यहाँ पर n1 n2 जरा समझो क्या है। क्या मैं आप लोग को ऑलरेडी सिखा चुका हूं ये चीज कि n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? बोलो हाँ कि ना। एवरीबडी नोज दिस। व्हाट डज दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिग्निफाई? इससे क्या पता चलता है आपको? नंबर ऑफ द शेल, है ना। सिंपल करते हैं अपन, देखो अभी एकदम क्लियर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो आप बोलोगे ठीक है नंबर ऑफ द शेल, तो यहां पे n1 n2 है, इस इक्वेशन क्या है? n1 n2 है। तो n1 क्या है? तो आप बोलोगे इनिशियल शेल। क्या है? इनिशियल शेल। और n2 क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे फाइनल शेल। एकदम आसान हो गया। अभी शुरुआत में जहां था वो जो इनिशियल शेल थी उसको मैंने क्या बोल दिया? नंबर n1। जहां पे वो पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोल दिया? n2 बोल दिया। आप बोलेंगे ठीक है। ऐसा एक सिस्टम है आपके पास, दो शेल्स वाला सिस्टम है आपके पास, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, और ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फिलहाल कहां पे है? फर्स्ट शेल में। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब की, बाहर गया n2 में। तो ये आपका शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2। तो मुझे बताओ n1 और n2। आप इजीली बता सकते हो 1 से 2 में जंप मार, ऐसा बोल सकते हो आप। करेक्ट है। अच्छा उल्टा करके देखो। अब मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन आपका 2 में था। किधर था? इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में था। इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन कहां था बच्चों? सेकेंड शेल में था, ठीक है। तो n1 की वैल्यू क्या है? 2। ओके, वहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, नीचे आ गया। कहां आ गया? फर्स्ट शेल में आ गया। तो n2 की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो क्या मैं यहां पर सब्सटीट्यूट करूं? यहां मैं सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे इस इक्वेशन में एक वेव नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में गया, या सेकंड से थर्ड में गया, थर्ड से फोर्थ में गया। तो मैं ऐसे आपको इक्वेशन बता सकता था। ये वाला जो फॉर्म था इक्वेशन का, ये किसने दिया था? ये दिया था रिडबर्ग ने। किसने दिया था? ये रिडबर्ग ने दिया था, है ना। तो इससे आप क्या कर सकते थे कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर या हायर टू लोअर शेल में चेंज किया, उसने ट्रांजिशन किया। ट्रांजिशन समझते हो ना? चेंज। उसने अपना जगह चेंज किया, लोअर टू हायर गया या हायर टू लोअर आया, तो आप उसका वेव नंबर निकाल सकते थे। क्या कर सकते थे आप? उसका वेव नंबर निकाल सकते थे। तो अब हम एक टेबल बनाते हैं छोटा सा। n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू, ठीक है। n1 और n2 की वैल्यू ध्यान से देखना। अब इसमें थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज चाहिए। हाँ, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। अगर ऐसा होता तो यहां पर n1 और n2 की वैल्यू क्या है बताओ, इस इक्वेशन के हिसाब से। इसको कंपेयर करके देखो। ये लो, ये रहा, कंपेयर करो। n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, n1 और n2 की वैल्यू बताओ बच्चों। तो आप बोलोगे सर n1 1 है, n2 2 है। सिंपल है ना। ये रहा n1 n2। इससे क्या पता चला आपको? ये इक्वेशन पढ़ के क्या पता चला? आप बोलेंगे सर इससे ये मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप किया। सिंपल ना। अब ऐसा सोचना है आपने, अब ऐसा सोचना है। देखो अगर मैं ये इसको उल्टा कर देता, समझो जस्ट फॉर फन मैं उल्टा करके देखता हूं, तो मेरा ऐसा हो जाता ना बच्चों, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर। सही है, सही बोल रहा हूं। 1/2 स्क्वायर क्या है? 1/4। 1/1 स्क्वायर क्या है? 1। 1/4 में से 1 कैसे निकाल सकते हो? तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा? ये तो 0.25 माइनस 1 तो मतलब माइनस 0.75 हो जाएगा ना। तो अपने को नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। इसीलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, अब देखो, अब आपको कितना अच्छे से समझेगा। देखो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि हमको ये जो इक्वेशन है ना, इसमें ये वैल्यू नेगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया कि n1 को 1 लिया ना, तो n2 को 2। अगर इसको 2 लेता तो इसको क्या लेता? 3। इसको 3 रखता तो इसको क्या करता? 4। इसको 4 रखा तो इसको क्या करेंगे? 5। इसको 5 करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 6। क्या ये भेजे में जा रहा है?
ये रखने से फायदा क्या हुआ बताओ, कि कभी भी वो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। करके देख लो, 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, करो देखो, है ना, ये पॉसिबल है ना, सही बोल रहा हूं। 1/16 बड़ा नंबर है, 1/25 छोटा नंबर है, तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। जिन गधों को ये अभी भी नहीं समझ रहे हैं, होंगे ऐसे कुछ नमूने, तो कैलकुलेटर लेके बैठना, अपने फोन में कैलकुलेटर ना, करके देख लो 1/16 कितना आता है और 1/25 कितना आता है, कौन सा बड़ा नंबर है, किसमें से क्या माइनस कर सकते हो, इतना तो दिमाग लगा लो, है कि नहीं, राइट। तो यहां पर ये क्लैरिटी आ गई कि n1 और n2 को कैसे हमने अज्यूम किया, क्यों असाइन किया ऐसा। आप बोलेंगे हाँ अब समझा हमको, और यही तो लाइमैन बामर ने किया। अब आप वापस जाओ, अपना टेबल देखो, देखो अब आप बोलोगे अरे हाँ, लाइमैन ने बोला मैं n1 को 1 मान लेता हूं, तो n2 को मेरे को मिनिमम 2 मानना पड़ेगा। क्या ये दिमाग में गया अभी? देखो अभी स्क्रीन पे टेबल दिख रहा है वापस, अभी समझा होगा सबको कि अच्छा वहां पे ये चल रहा था कि लाइमैन बोला मैं n1 को, यानी कि इनिशियल शेल को मैं 1 मानता हूं फर्स्ट शेल से, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे जा रही है, ठीक है। बामर बोला मैं n1, मैं 2 सेकेंड शेल से शुरुआत करूंगा, मेरा मेन कौन सा रहेगा, मेरा सेकेंड शेल रहेगा। तो पास्टियन क्या बोला, थर्ड शेल, ब्रैकेट आके क्या बोला, मेरे को फोर्थ शेल चाहिए। पी फंड क्या बोला, मेरे को फिफ्थ शेल। क्या इसके आगे और होना चाहिए था? हो सकता है ना, कोई और साइंटिस्ट आके बोलेगा अभी मैं 6 शेल लेके 7th ऑनवर्ड्स करूंगा, तो भी चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या ये गया दिमाग में? इनफैक्ट है, 6th वाला भी है, आपके सिलेबस में नहीं है वो अलग बात है कि नहीं। आई थिंक ये अभी क्लियर हुआ होगा सब बच्चों को कि ये किस तरह से मैंने ये टेबल बनाया। तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे, अच्छा ये लाइमैन सीरीज हो गई, ये बामर हो गई, ये पास्टियन हो गई, ये ब्रैकेट हो गई, और ये पी फंड हो गई। अब क्लैरिटी आई। तो लाइमैन में मेरा n1 इज 1, बामर में मेरा n1 इज 2, and now see the equation. Now it will make so much sense. Check n1 का वैल्यू इज व्हाट इन बामर, चेक दिस। अब देखो कि n1 की वैल्यू उसने फिक्स कर दी, उसने बोला 2, और n2 की वैल्यू उसने बोला अभी 3, 4, 5 सब कुछ, क्योंकि अगर वो 2 लेता तो ओवरऑल 0 हो जाता, 1 लेता तो नेगेटिव हो जाता, तो उसको 3 से ही चालू करना पड़ा। क्या ये अब क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया सबको एकदम अच्छे से? तो जरा और सिंप्लीफाइड अप्रोच लेते हैं इसके लिए। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, कहां पे बैठा है इलेक्ट्रॉन, कौन से नंबर पे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 नंबर पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक है। लाइमैन ने बोला कि मैं एज्यूम करूंगा, ध्यान से सुनना, लाइमैन ने बोला मैं एज्यूम करूंगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। कहां का है? फर्स्ट शेल का है, ठीक है। वो सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में आए, फोर्थ से फर्स्ट में आए, वो हमेशा फर्स्ट शेल का ही रहेगा। इसलिए मेरे लिए n1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो लाइमैन भाई साहब बोल के गए कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए वो यहीं पे आएगा, इसलिए मेरे n1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्लियर हो गया सबको, है ना? ऐसे तो ब्रैकेट सेकंड वाला कौन था हमारा, बामर, उसने क्या बोला, मैंने n1 की वैल्यू क्या फिक्स कर दी, 2। मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जाए, कहीं से भी आए, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है। अब आई थिंक काफी क्लियर हो गया। और भी बामर का इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा था, 2, तो बामर के लिए वैल्यू n1 की वैल्यू क्या थी, 2। सिंपल है कि नहीं बच्चों? फिर पास्टियन के लिए वैल्यू क्या थी, 3। अब आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहां पे? 4 से आया, 5 से आया, 6 से आया।
एमिशन स्पेक्ट्रम है ना, 3 से नीचे से तो आएगा ही नहीं। तो इसको मैंने मैथमेटिकली भी करके दिखाया आपको कि भाई 3 से नीचे आएगा तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, अपने को नहीं चाहिए। और मैंने ऐसे भी करके दिखाया, वो हायर से नीचे आ रहा है ना तो ही तो एमिट करेगा रेडिएशन, इतना तो दिमाग लगा लो। जब वो 4th से 3rd आ रहा है, 5th से 3rd आ रहा है, 6th से 3rd आ रहा है, तो वही तभी तो वो एनर्जी एमिशन करेगा ना, बाहर फेंकेगा ना यार, हायर से लोअर आ रहा है तो। और तुम क्या स्टडी कर रहे हो? एमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हो। तो रेडबर्ग का जो ये ओरिजिनल इक्वेशन था, उसमें अब हम मॉडिफिकेशन करके हर एक सीरीज का इक्वेशन बना सकते हैं क्या? n1 और n2 की वैल्यू डाल के। आप बोलेंगे हाँ अब तो इजी हो गया ना। फॉर लाइमैन सीरीज टेल मी, चलो फॉर लाइमैन सीरीज व्हाट विल बी द इक्वेशन बच्चों? तो आप बोलेंगे सर फॉर लाइमैन सीरीज इट विल बी 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। इजी। ओके, फॉर बामर सीरीज व्हाट विल इट बी? दिया हुआ है वैसे तो टेक्स्ट बुक में, बट अपन खुद भी लिख पा रहे हैं क्या? देखो 1/2 स्क्वायर माइनस, अब कितना इजी लग रहा होगा। चलो नेक्स्ट सीरीज देखो, अगली सीरीज देखो 109677। ये क्यों है 109677? ये रिडबर्ग कांस्टेंट है ना। 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। इससे अपना नेगेटिव वाला प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है, और इससे अपना ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड वाला, ये भी अपने को क्लियर पता चल रहा है। एकदम इजी। चलो 4th वाला नेक्स्ट सीरीज देखो, कौन सा रहेगा? लाइमैन हो गया, बामर हो गया, पाशियन हो गया। ये कौन सा है? ब्रैकेट। ये कौन सा है? 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा नेक्स्ट वाला आखिरी कौन सा है? पी फंड। 109677 1/5 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। काफी क्लैरिटी के साथ। सबका ऑब्वियसली यूनिट क्या रहेगा? पर सेंटीमीटर रहेगा, है ना, क्योंकि वेव नंबर है भाई। और पर मीटर उसका स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, पर कॉमनली यूज्ड पर सेंटीमीटर है। अब ये भी समझ गया होगा सबको कि क्यों पर सेंटीमीटर क्यों कॉमनली यूज्ड है। मैंने क्या बताया था? स्क्रीन। अब तुम 1 मीटर की स्क्रीन लेके आने वाले हो क्या लैब में लगाने के लिए? नहीं, तुम प्रैक्टिकली सेंटीमीटर छोटे स्क्रीन रखोगे स्टडीज करते वक्त, तो तुमको पर सेंटीमीटर कितनी वेव्स मिली, कितनी लाइंस मिली, ये कैलकुलेशन करना था। तो उसके लिए सेंटीमीटर ज्यादा प्रैक्टिकल है। एकदम सही बात है कि नहीं बच्चों? तो ये पूरी मेहनत से आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम रिडबर्ग इक्वेशन ढंग से पढ़ ले बच्चों, कौन सा वाला? ये वाला। फिर से देख लो, वेव नंबर इज न्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगर सिर्फ ये रिडबर्ग इक्वेशन भी आप ढंग से पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। आप किसी भी 2 शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो आप कैलकुलेशन करके बता सकते है ना। भले वो 4th से 5th आया, 5th से 4th आया, 6th से 3rd आया, 4th से 1st आया, कोई भी फर्क नहीं, आप कर सकते हो। जनरल इक्वेशन आपको मालूम है। ये 5 साइंटिस्ट के नाम करने क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव हुए, इनकी स्टडीज हुई, और खास करके बामर का विजिबल स्पेक्ट्रम में आया, इसीलिए, है ना। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो। ये दिखता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, ये लगता है कि भाई बहुत कुछ है इसमें, एक्चुअली बहुत कुछ नहीं है। अगर आप रिडबर्ग इक्वेशन को ढंग से कर लोगे तो आपको बाकी सारे कुछ भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सब में n1 की वैल्यू फिक्स कर लेनी है, 1 2 3 4 5, और आंसर आ जाएगा। तो ये सारा फंडा हमने सीख लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज हमने सीखी, रिवाइज भी की हमने। वेव पार्टिकल डुअलिटी भी देख ली थी पहले ही कि भाई कभी इलेक्ट्रॉन्स कभी वेव होते हैं, कभी पार्टिकल्स होते हैं, है ना। और अब लास्ट जो फंडा हमने देखा वो था रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का और स्पेक्ट्रल सीरीज का। तो बोर की थियरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उस नॉलेज को यहाँ पे जरा अप्लाई करके वापस से देखते हैं। अब आप बताओ मुझे, ये जो मैंने चीजें मार्क की अभी आपको समझ में आ रही क्या? नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन में क्वांटम थियरी लगाई। कौन सी वाली? प्लैंक्स क्वांटम थियरी की हमने। बोलो यस और नो। उसने वेव पार्टिकल डुअलिटी भी लगाई, यानी कि उसने बोला इलेक्ट्रॉन कभी वेव है, कभी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, नॉट इलेक्ट्रॉन, टेक्निकली उसने लाइट को बोला कभी वेव है कभी पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसने बोला हाँ ठीक है, डुअलिटी भी बताई। और एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा जो आज हमने पढ़ा ये भी उसने अप्लाई किया।
ये तीनों नॉलेज से उसने हम लोगों को जो पॉस्टुलेट्स दिए थे उनको रिवाइज करते हैं। उसने पॉस्टुलेट्स क्या दिए थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाइड्रोजन के अंदर, इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर फिक्स्ड पाथ। हर पाथ की रेडियस और उसकी एनर्जी फिक्स होगी और इसको हम लोग ऑर्बिट या शेल कहेंगे। यहां तक क्लियर? हर शेल की एनर्जी पिछले वाले से थोड़ी ज्यादा होती है, मींस दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये क्लियर हुआ? N1, N2, N3, E1, E2, E3। क्या पता चला? E1 इज लेस देन E2 विच इज लेस देन E3, मतलब हर बार एनर्जी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आप हायर लोअर से हायर शेल में जाओगे। अब बोलोगे ठीक है। सेकेंड फंडा है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर वो अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं जाएगा तो उसकी एनर्जी नहीं बदलेगी। अगर, ध्यान से सुनना, फ्रॉम लोअर टू हायर गया, फ्रॉम लोअर टू हायर गया तो एनर्जी अब्सॉर्ब करके गया था। लोअर शेल से हायर शेल जाना है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी, और एमिट कब की? एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट। हायर से लोअर आया तो उसने एनर्जी एमिट की, और इसीलिए हमारा पूरा का पूरा क्या बना? एमिशन स्पेक्ट्रम बना। काफी क्लैरिटी? यस, बहुत अच्छे। अब एकदम से रिलैक्स होके समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ऐसे हो रहा था। और ये नॉन कंटिन्यूअस है, डज नॉट टेक प्लेस इन अ कंटिन्यूअस मैनर। ये भी सिखाया मैंने कि वो लाइंस के बीच में क्या थे? गैप्स थे, ब्रोकन थी लाइंस। कंटिन्यूअस बैंड तो था नहीं, बारकोड जैसा था। आप बोलेंगे हाँ सही है कि नहीं? एंड बिकॉज यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो सर्कुलर मोशन, इसलिए एंगुलर मोमेंटम का फंडा भी हमने यूज किया था। और वहां पे क्या बोला था कि एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ NH/2π और H/2π फॉर एवरी शेल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रहेगी, तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होता रहेगा H/2π के मल्टीपल्स में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। हमने वहां क्या सीखा? अभी वेव नंबर निकालना सीखा हमने। जो रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग इक्वेशन था, उसमें हमने क्या निकालना सीखा था? वेव नंबर निकालना सीखा था, है ना? बट बोर ने क्या बोला था? हमें किससे मतलब होना चाहिए? बोर ने बोला था हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब होना चाहिए। पर मुझे बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूं तो क्या मैं एनर्जी निकाल सकता हूं? हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंस ऑफ एनर्जी अपॉन H। अगेन, क्या किस चीज का एप्लीकेशन है ये? अब बोलोगे सर ये प्लैंक्स थियरी का एक एप्लीकेशन है। देखो, E इज इक्वल टू H न्यू, है ना? वेर E1 एंड E2 वो उसने अपना ये किया था ना, ऑर्बिट चेंज किया था, तो अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी, N1 और N2 की एनर्जी क्या थी बच्चों? E1 और E2 थी, है ना? उसने N1 N2 में से चेंज किया, इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह को चेंज किया, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट गया तो उसकी एनर्जी भी चेंज हुई, और इसीलिए इसको हम लोगों ने बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल बोला था, क्योंकि ये डायरेक्टली वहीं से अप्लाई करके लिया हमने, राइट? खत्म। And because of this, Bohr's theory was accepted as one of the best descriptions of the hydrogen atom. Mind you, hydrogen atom. तो जो बोर ने हम लोगों को हाइड्रोजन एटम के बारे में पूरा सिखाया, वही सेम लॉजिक हमने फिर आगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए अप्लाई किया बच्चों। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विल फिनिश ऑफ हियर, दैट इज रिजल्ट्स ऑफ बोर थियरी। बोर थियरी की वजह से हमें क्या पता चला कि भाई स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं, यानी कि ऑर्बिट्स होते हैं, उसकी आप एनर्जीज डिराइव कर सकते हो, एंड उससे आप क्वांटम नंबर्स भी डिराइव कर सकते हो, जो है n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, जिसको बेसिकली आप क्या बोलते हो? शेल का नंबर ही बोलते हो। n अगर जो है, n को अगर आप बोलो तो वो क्या डिनोट करता है? ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है बच्चों। n डिनोट्स द नंबर ऑफ द शेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने 4 क्वांटम नंबर्स कौन से पढ़े थे? रिवाइज कर लेते हैं। कौन से 4 क्वांटम नंबर्स थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। सो इट वाज N, L, M एंड S, राइट?
ही ऑल्सो डिराइव द वैल्यू फॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। देखो यार, ऑर्बिट क्या थे? ऑर्बिट सर्क्यूलर पाथ थे, तो सर्क्यूलर पाथ का क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए ऑब्वियसली। एंड बोर वॉज एबल टू डिराइव इसका डेरिवेशन नहीं है आपको, तो टेंशन मत लो, सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। ध्यान से देखना, वैल्यू याद रखनी है आपने बच्चों। बोर वॉज एबल टू डिराइव द रेडियस ऑफ द वेरियस ऑर्बिट्स इन अ गिवन एटम, एंड ही सेड द रेडियस का फॉर्मूला विल बी एन और आर एन रादर, मतलब रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। तुमको कोई पूछे कि फर्स्ट शेल का रेडियस कितना है, सपोज कोई ऐसा पूछ ले, क्या पूछा? फर्स्ट शेल का रेडियस का वैल्यू क्या है, ऐसा पूछ लिया, तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट शेल का रेडियस वैल्यू क्या है? 52.9 पिकोमीटर है। कितना है बच्चों? फर्स्ट शेल के रेडियस का वैल्यू कितना है? 52.9 पिकोमीटर। ये फिक्स्ड वैल्यू है किसी भी एटम का। प्लीज रिमेंबर, दिस वैल्यू इज पर्टिकुलर वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर एनी एटम। तो आपको कोई भी पूछ ले कि भाई इस पर्टिकुलर एटम, कोई भी एटम का फर्स्ट शेल का रेडियस कितना होगा, तो कितना बताओगे आप? एंड बिकॉज ये वैल्यू उसने फिक्स करके बता दी थी हमको, तो ये फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट का था, तो इसलिए इसको उसने बोला बोर रेडियस। तो बोर रेडियस इज 52.9 पिकोमीटर। सो ए नॉट ये बेसिकली रेडियस ऑफ द फर्स्ट शेल है। ठीक है, तो अब बस ये लास्ट चीज है आज जो करेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं। सपोज आपको कोई बोले कि थर्ड शेल का रेडियस बताओ, चलो एकदम इजी क्वेश्चन आता है ऐसा एग्जाम में, थर्ड शेल का रेडियस बताओ। चलो 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए बच्चों। थर्ड शेल का रेडियस बताओ क्या आएगा? एन की वैल्यू क्या हो गई? 3, तो रेडियस कितना हुआ थर्ड शेल का? बताओ जरा गधे बच्चों। 3 स्क्वायर इंटू ए नॉट, समझ रहे हो? 3 स्क्वायर इंटू ए नॉट, 3 स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स ऑफ 52.9, कितना आएगा? 52.9 इंटू 9, 476 पिकोमीटर। इजी, बस इतना आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई बताओ फोर्थ शेल का रेडियस कितना होगा, फिफ्थ शेल का रेडियस कितना होगा, nth शेल का रेडियस कितना होगा। और इमेजिनरी शेल भी बता सकता हूं मैं तुमको। थियोरेटिकली तो मैं तुमको ऐसा बोलूं ना, 10वें शेल का रेडियस कैलकुलेट करो, कर सकते हो ना। अब ये आर्ग्यूमेंट लेके आओगे, अरे सर 10वां शेल होता क्या? अरे नहीं होता है, थियोरेटिकली करके दे, क्या प्रॉब्लम है? सही बोल रहा हूं? तो तुमको ये थियोरेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला बहुत ही एकदम सिंपल फॉर्मूला क्या है भाई? रेडियस ऑफ nth शेल इज n स्क्वायर इंटू ए नॉट, n स्क्वायर इंटू फर्स्ट शेल का रेडियस। तुमको फर्स्ट शेल के रेडियस की वैल्यू याद करनी, कितनी है बच्चों? 52.9 पिकोमीटर। 53 भी कर लो तो भी चलेगा, 52.9 याद नहीं रहता तो 53 कर लो, चलेगा। ठीक है, यस, वील स्टॉप दिस सेशन फॉर टुडे।